ग्रीटिंग्स। सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सौजन्य से हम एक बारी फिर आ पहुँचे हैं आपके साथ। मैं हूँ प्रोफेसर ज्योति त्रेहन शर्मा, जॉइंट डायरेक्टर सेंटर से, और हम आज आ पहुँचे हैं दिल्ली के विकासपुरी क्षेत्र में, जहाँ पर एक और विभाजन विस्थापित से आज हमारी मुलाकात है। हमारा सौभाग्य है कि आज हम इन लोगों से मिल पा रहे हैं, साक्षात्कार कर पा रहे हैं, इनकी आप बीती जान पा रहे हैं। आज मेरे साथ बने हुए हैं सतपाल अरोड़ा जी, जिनका जन्म कराची में हुआ था 10 दिसंबर 1939 में। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, तो आप हमें ये बताइए कि आपका जन्म तो हमने बताया कि कहाँ हुआ, और उस समय आपके घर के लोग, पिताजी, बड़े बूढ़े क्या काम करते थे? मेरे पिताजी मुनीम थे और मेरा एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। उस वक्त हम तीनों थे। माता जी हाउस होल्ड लेडीज़ थी। तो ज़्यादातर हम कराची में तो कुछ टाइम रहे हैं हम पाकिस्तान के तहसील शुजाबाद, ज़िला मुल्तान, गांव कोटनी जाबत, जो कि काफ़ी बड़ा गांव था जी। और हिंदू मेजॉरिटी वहाँ काफ़ी थी। वहाँ पे हमारे फादर साहब जो नंबरदारी थे उनकी, तो उस हिसाब से हमारा ये प्रोग्राम चलता रहा। कहीं भी हमें कोई होता है, आजकल तो नंबरदार की इतनी वैल्यू नहीं है, उस वक्त नंबरदार की वैल्यू टीसी के बराबर होती थी। कोई भी काम होता था नंबरदार को साथ ले जाके काम हुआ करता था। हम वहाँ तक थे। उसके बाद हमारे गांव के 2-3 किलोमीटर पे एक गांव था जिसका नाम था ब्राह्मणावाली। उस काम पे पुलिस चौकी तो नहीं थी, पुलिस चौकी तो बहुत कम होती थी वहाँ पे। अब तो उनको रात के टाइम कुछ शरारती तत्वों ने घेर के मुसलमान बनाने के लिए कंपेल कर दिया। ये किस समय की बात आप कर रहे हैं सर? 1947 में। अच्छा सर, पर उससे पहले हमें कुछ बताइए। आपको कुछ याद है अपने स्कूल का, अपने आसपास रहने वाले लोगों का, कुछ और आसपास की जगह, क्षेत्र कैसा था? आपके पड़ोसी कौन थे? ऐसा तो याद नहीं है। बचपन में हम खेल कूद का ही चक्कर होता था, खेलते थे, पढ़ाई तो करते नहीं थे। अच्छा, सही बात है। तो वैसे मैं जब वहाँ से आया था तो 2nd क्लास में था, लेकिन स्कूल जाने का मेरा मन नहीं करता था, नहीं जाता था। घर वालों को बोलता था मैं स्कूल जा रहा हूँ, खाना दे दो, तो वो चले गए। तो कहीं पार्क में घूम लिया, कभी कहीं घूम लिया, ऐसे टाइम पास करते थे। अच्छा। तो 1947 तक सर ऐसा ही चलता रहा? जी हाँ, क्योंकि हमारी ऐसा ना, कभी यही कराची में जाना रहता थे, तो कभी यहाँ अपने कोटरी जावत आ जाते थे। जी। तो ऐसी स्थिति में घर में माता पिता का व्यवहार आपके साथ कि स्कूल नहीं जा रहे, पढ़ नहीं रहे? बहुत समझाते थे और उसको कहते भाई मेरी जो इच्छा है मैं उस हिसाब से चल पाऊँगा, आप जितना मुझे समझा लो मैं मानने वाला नहीं हूँ। सर, मेरा अंदाज़ा ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि आप लगभग 8 साल के रहे होंगे यस, जब विभाजन की ये सब स्थितियाँ शुरू हुई। बिल्कुल ठीक है जी। तो कुछ ऐसा लग रहा है सर कि आपको उस कच्ची उम्र में कुछ ऐसा गड़बड़ी का एहसास हो रहा हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ वातावरण बन रहा है? वो तो बता तो रहा हूँ आपको। वो जो हमारे गांव के पास जो हुआ ब्राह्मणवाली का केस, जी। उससे जजमेंट हो गई थी कि अब है जो कोटनी जाबत का एसएचओ जो था वो भी मोहम्मदन था। अच्छा। लेकिन उसका हमारे फादर साहब के साथ बड़ा प्रेम था। आपको नाम याद है उनका? किसका? एसएचओ का? नहीं सर। हाँ, वो जो ऑफिसर थे जिनसे आपके पिताजी जानकारी रखते थे। वो वही कहना, वो हाँ। नाम नहीं मेरे। अच्छा। तो उन्होंने बताया था कि चौधरी साहब अब आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो उनको वहाँ ले जाके हम बाई फोर्स ले गए थे। तो सारे वो मामला रफा दफा करवा दिया था। लेकिन ये हालात फिर बढ़ते ही गए। उसके बाद हमारी, मैं अपनी हिस्ट्री बता रहा हूँ, वहाँ पे हमारी घर पे मीटिंग हुई, क्योंकि नंबरदार थे सारे यहाँ इकट्ठे हुए। हमारा मकान भी बहुत बड़ा था जी। सब इकट्ठे हुए। रात को लोगों ने फैसला किया कि हमें दिखाई दे रहा है कि ये एरिया छोड़ के हमें हिंदुस्तान ही जाना पड़ेगा।
सर, तो आपके परिवार में और रहते थे, मतलब आपके पिताजी के भाई बहन वैसे हमारे से बड़े और हमारे रिश्तेदारी? ताई थे, जी ताई थी, जी। उनकी लड़की थी, उनके बारे में बता दूंगा आपको बाद में। हाँ जी ज़रूर। जब तो वो फिर उसके बाद हमने फैसला लोगों ने किया भी अब हम तो चले जाएंगे हिंदुस्तान, लेकिन हम यहाँ से क्या क्या उठा के ले जाएंगे, ले जा तो नहीं सकते कुछ। डिस्कशन होती रही। रात के अंधेरे टाइम में आखिर फैसला ये हुआ कि हमारे घर के नीचे एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बेसमेंट था, जिसे वे वैसे वहाँ की भाषा में भोरा बोलते थे। बोहरा, हाँ बिल्कुल। ठीक है आपने? हाँ, क्योंकि हम बहुत लोगों से जो मिलते हैं जी हाँ। इस शब्द का प्रयोग बहुत लोगों ने किया हमारे मैं साथ। क्या शायद ना हो तो तभी मैं बता नहीं रहा नहीं हूँ। भोरा था, जी वो बहुत बड़ा था। लोगों ने किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 6 ट्रंक या कोई ऐसी चीज़ें अपनी जो जो बहुत कॉस्टली थी इकट्ठे करके वहाँ से रख दी। सर, तो इसका मतलब ये है कि आपके परिवार को समय मिला कि सामान बटोर सकें, इकट्ठा कर सकें, सुनते जाइए ला आप। सके। मैं आप बताऊँगा, पता लगे बोले। हाँ जी जब ऐसे इकट्ठे करते गए, इकट्ठे करके सब लोगों को फिर बुला लिया, भाई आ जाओ देख लो। आपके सामने उसको कमरे को लॉक कर दिया, लॉक करके उस दरवाजे के आगे दीवार लगा के उसको लेपा पोची कर दी। जैसे पहले तो गोबर से ही होता था, तो ऐसे करके तो रख दिया। और वहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी भी देखो हम पाकिस्तान से इंडिया जा रहे हैं, अगर तो हम वहाँ से वापस आ गए तो सबके सामने ही एक कमरा खुलेगा, अगर एज इट इज रहा तो जो जिसका सामान है वो ले जा सकता। अगर नहीं आ पाए तो फिर ये मत कहना कि मेरा सामान आपके पास रखा था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो सबका कीमती सामान वहाँ रख दिया गया। सामान रखा गया। अच्छा। कुछ दिन बाद हमें एसएचओ ने आप आके इन्फॉर्म कर दिया कि चौधरी साहब आपको आप कुछ सोचना चाहिए, हालात बहुत बिगड़ गए हैं। फिर वहाँ कोई घोड़ा गाड़ी वगैरह तो होते नहीं थे, यही होते थे बैलगाड़ी वगैरह पे। अब वहाँ से चले हम स्टेशन के लिए, तो एसएचओ ने अपनी फोर्स के साथ हमें अगवानी करके स्टेशन पे पहुँचाया। तो मतलब ये आपको वहाँ से उनसे मदद मिली? मिली। वहाँ जाके स्टेशन पे जाके फिर हमने वहाँ से आगे गाड़ी के लिए इंतज़ार की, उससे जहाँ पर हम शुजाबाद पहुँचे। सर, ये जितने दिन की ये बात आप कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा दहशत का दौर रहा, डर का, दहशत का? दहशत का दौर तो जरूर रहा, लेकिन हम लोग भागते ही रहते थे, परवाह नहीं करते थे। भाई जो होना होता जाएगा, उसमें क्या है। अगर ज़िंदगी है तो वो तो अब कोई कम नहीं कर सकता, अगर नहीं है तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर सर आप वहाँ से क्या लेकर निकले? कुछ लेकर निकले अपना सामान वगैरह? कुछ लेके हमारे नाना नानी रहते थे मुल्तान शुजाबाद। जी। शुजाबाद शहर के बारे में मेरा ख्याल में किसी को यहाँ बैठे किसी को मालूम नहीं होगा, मैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। वो एक किला नुमाज था, जैसे किला था ना, उसमें सिर्फ 4 दरवाजे थे, यानी गेट। जी। उन गेटों से आप एंटर कर सकते हो या बाहर निकल सकते हो। अच्छा। कोई और रास्ता नहीं था, कोई दरवाज़ा नहीं था कोई बाहर यानी कि आप निकलने का। तो हम चले गए, नाना नानी घर जब पहुँच गए, हमारी मदर जो है कुछ टाइम पहले मामा जी के घर में डिलीवरी होने वाली थी, उन्होंने बुलाया था, वो कपूरथला पंजाब में आई थी। अच्छा, तो आपके रिश्तेदार इधर रहते ही थे? मेरे मामा जी आए थे, उनको जॉब मिल गई थी। अच्छा अच्छा। और आपने शायद शिप ब्रांड्स क्रूज सुना होगा। जी। शिप ब्रांड्स क्रूज इंडिया की टॉप मोस्ट फर्म है। बिल्कुल। वहाँ पे उन्हें अकाउंटेंट की ऑफर हुई जॉब की, वो नंबर करते हैं। अच्छा। तो वो मदर आई तो थी। कहीं ना कहीं आपको और आपके परिवार को तसल्ली थी कि हाँ वो एक जगह है जहाँ हम जा सकते हैं। जी। जी। तो तब हमने शुजाबाद उनके घर कुछ दिन स्टे किया। जी। तत्पश्चात उन्होंने लोगों ने अनाउंसमेंट कर दी कि जो लोग इंडिया जाना चाहते हैं वो यहाँ से निकल जाए, अगर जो नहीं निकल जाएगा तो वो अपना आप जिम्मेवार होगा। अच्छा। और उसके लिए कंडीशन ये लग गई कि गेट से जो बाहर निकल जाना है उसके लिए एक आदमी जो सामान एक बार उठा के ले जाएगा वो तो उसका होगा। अच्छा। बाकी का जो सामान है उसकी कोई नहीं ले जा नहीं सकता। होगी। मैं तो 8 साल का था। मेरे सर पे एक थान का पटका बना दिया गया। जी जी जी। वो वहाँ के
घोड़े खच्चरों पे देखते हो आप, एक होती है दोनों साइड सामान रखने वाली, खुर्जी बोलते हैं। खुर्जी। वो मेरे यानी कंधे में लगा दी, रखा कर सामान जितना था मैं रख सकते थे ले आया, निकल आया वहाँ से। कुछ आगे आके बचपना था, थकावट थी, हो गई, गिर गया वहाँ पे। उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया आगे, लेकिन ज़िद्दी हालात का था। खुर्जी को नीचे रखा, उसके ऊपर बैठा, मैं हिला नहीं। तत्पश्चात कुछ आदमी हमारे जानकार आ गए, उन्होंने देखा कि ये तो चौधरी साहब का लड़का है। वो मुझे उठा के अपने जहाँ पे अपने रहते थे वहाँ ले गए। अच्छा, तो आप वहाँ से अकेले निकले थे? हम तीन, मैं, मेरा ब्रदर बड़ा और फादर, नानी नाना, हम 5 आदमी। ठीक है। फादर साहब ढूंढते रहे, रात को सारी रात ढूंढते रहे, मैं मिल ही नहीं पाया। नेक्स्ट डे सुबह उन्हें पता लगा, फिर मेरे को घर ले गए। तो अपने जो है, तो कुछ दिनों बाद वहाँ से कूच करने का ऑर्डर हो गया, यहाँ से कूच कर जाओ। बैलगाड़ी बुलाई, अपनी बैलगाड़ी होने के बावजूद भी उस टाइम में 100 रुपये बैलगाड़ी को देना पड़ा। उस समय के 100 उस रुपये? समय 100 रुपये देना पड़ा, तब जा सकते हैं। और हमारी नाना वगैरह, नानी वगैरह ने या और नज़दीक औरतों ने खाने के प्रबंध के लिए लोगों का, इतनी दूर जाएंगे पता नहीं क्या हो क्या नहीं होगा, जी। एक क्विंटल की जो बोरी होती है कणक की, जी जी। ये अपने नमकीन रोटियों की, चावल यानी कि अजवाइन वगैरह ऐसे बनाई। तो एक जो दूसरी छोटी बोरी में एक मीठी बोरी रोटी की बनवाई, और एक मूंगफली की, एक ट्रंक चने का भुजे हुए छोले वो बनवाए, और एक मर्दबान दिया। तो आपके परिवार ने थोड़ा खाने का प्रबंध तो कर लिया, ऐसा नहीं है कि एकदम ही उठकर भागना पड़ा और कुछ भी नहीं मिला, थोड़ा प्रबंध हो गया आपके खाने का? सुनिए आगे। हाँ जी। वो इसलिए करना पड़ा ना, क्योंकि नंबरदार थे, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वहाँ से बैठ के चले गए, स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ हमने 7 ड्रम पानी के लिए तैयार करवाया, पानी के भर लिया। अच्छा। जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट की भी गाड़ी आ रही है, मालगाड़ी थी, और गाड़ी नंबर 7 था हमारा, यानी कि इससे पहले 6 गाड़ी जा चुकी, 7वीं गाड़ी में हम हैं। अच्छा। वो गाड़ी थी आधे डब्बे कटे हुए जैसे कोयले के होते हैं ना, हाँ जी। उनमें हम बैठेंगे दिए। और हमारी गाड़ी के साथ 7 पुलिस वाले थे, गोरखा पुलिस के। सर, ये कौन सा स्टेशन था? कोटनी जाबत अब मुल्तान। मुल्तान। तो आप जब स्टेशन पे पहुंचे होंगे सर, तो वहाँ तो वैसे पहले भी बहुत लोग होंगे जमा? बहुत भाग भाग के जैसे चढ़ना लोगों ने शुरू किया, तो मेरे फादर ने बाकियों को, हमारी नानी जी को, नाना जी को, ब्रदर को लेके चले गए। मैं जगह बनाता हूँ, फिर तुम संभालियो यहाँ बैठ संभाल, क्योंकि उनको पता था मैं ज़रा अकड़ वाला हूँ, तो इसलिए उनको हम बिठा दिया। लेकिन मेरी चली नहीं, कम 40-50 आदमियों ने मेरे पर हमला कर दिया और सब कुछ। सर, आप उस वक्त सिर्फ 8 साल के थे। आपको सर ये सब चीज़ समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है जीवन में, हम यहाँ से क्यों उखड़ रहे हैं, क्यों हम जा रहे हैं? तो सर वो उस छोटे से बच्चे को, 8 साल के बच्चे को क्या समझ में आ रहा था? हमारे घर में कोई भी काम होता था, कोई चीज़ कहीं रखते थे ना जी, मेरे ब्रदर को नहीं पता था, मेरे को पता था ये यहाँ रखे हैं, तो वो मदर भूल जाती थी, फिर मेरे पूछा भी कहाँ मैं बहुत बड़ी है। तो आप एक बहुत शार्प माइंड वाले बच्चे रहे हैं। मैं शैतान था ना, मैं बता रहा हूँ। शुजाबाद से चले, यहाँ से हमने आना था, हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज था, वो तकरीबन 4-5 घंटे का था, लेकिन 24 घंटे से ऊपर लग गए तब वहाँ पहुँचने में। ड्राइवर जो था वो ममनून था, वो हॉर्न पे हॉर्न देता था, लोगों को इकट्ठा करता था, गाड़ी रोकता था। हमारे फादर साहब ने खड़े को अनाउंसमेंट कर दी, भाई बात सुन लो, मैं आपको एक स्पष्ट रूप में बात कहता हूँ, ज़िंदगी का किसी कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं मेरी ज़िंदगी है या आपकी ज़िंदगी है, किसी के नहीं। मैं आपको कहूँगा ये कि आप खाना मत खाओ, खाना नहीं खाओगे तो लेटरिन नहीं जाओगे, पानी मत पियो, पानी पियोगे तो पेशाब के लिए दौड़ोगे, जब भी वो आदमी नीचे चला गया वो वापस नहीं पहुँच के आएगा। अच्छा। तो 7 गोरखे जो थे ना, यहाँ भी गाड़ी रुक जाती थी, 3 एक साइड पे, 3 एक साइड पे, और एक ड्राइवर के कंधे पे बंदूक रख के उसको गाड़ी चलवाता था। ऐसे करते करते हम जैसे जैसे मैं 24 घंटे के बाद हम पहुंच गए। वहाँ पे पहुंच के बाद गाड़ी खड़ी रही। किस स्टेशन पे पहुंचे सर? मैं स्टेशन का अभी नाम याद था, भूल गया। पंजाब में? नहीं,
ये पाकिस्तान की बात। अच्छा, पाकिस्तान। सरगोदा के आगे क्या ट्रेन जी था। जी जी। फिर उसके बाद उन्होंने एक गाड़ी पैसेंजर की ट्रेन लगा दी। तो ये अनाउंसमेंट किया 1 घंटे बाद कि जो आदमी इस गाड़ी से उस गाड़ी में बैठ के चल जाएगा वो हिंदुस्तान जा पहुंच जाएगा। तो जो आप कर सकता है आधे घंटे के अंदर कर लो, अदरवाइज़ आधे घंटे बाद गाड़ी चल जाएगी, उसके बाद हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अभी कोई बचे या ना बचे। हमने रास्ते में देखा ऐसे लाशें देखी जैसे गेहूँ अपने खेतों में पौधे होते हैं, मैंने अपनी आँखों से देखी। हमारे साथ एक नौकर भी था हमारा वहाँ का। हमने उसे कहा भी 24 घंटे कुछ खाया पी नहीं है, तो वो एक तालाब में पानी है, ये गागर ले ले तो इसको भर के ला। जी। वो कहता जी चौधरी साहब बात यह है कि मैंने आपका नमक खाया है, आज तक आपका सारा काम जो कहो मैं करता आया हूँ, अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। फादर साहब गए, वो ले आए पानी के गागर भर के। तो उन्होंने कहा भी सबको कहा लो भी पानी पी लो, थोड़ा थोड़ा मुँह आपका हरा हो जाएगा, सूखा हुआ बच हो जाएगा, तो पानी पूरा पूरा मत पियो, जितना पीना चाहते हो थोड़ा थोड़ा पी लो। सारे कहते जी हम तो नहीं पीते क्योंकि इसमें तो जहर मिला रखी है। अच्छा। वो जगह जगह ऐसी हालत आई। तो ठीक है फादर का, ठीक है आपकी मर्जी है। उन्होंने फिर फादर साहब ने ऐसे ही लेके पानी पिया, वो लगभग आधी खाली कर गए। फिर मेरे को भी पिलाया, मदर को पिलाया, नानी को नानों को थोड़ा पिलाया। फिर लोग टूट पड़े भी जितना पड़ा है ले लो आप पी लो। वहाँ से फिर चलने के बाद हम आए हिंदुस्तान की स्टार्ट हुए। इस हमारी गाड़ी आके अटारी स्टेशन पर रुकी। अटारी जी। अटारी स्टेशन पर जब पहुँचे वहाँ पे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे और लोगों ने दिलों में बड़ा उत्साह था। वहाँ हमें खाने पीने को खाना वाना मिला और भरपेट वहाँ पे हमने खाया। सर ये 15 अगस्त 1947 से पहले की बात है या उसके बाद की बात है? उसके बाद की बात। उसके बाद आप आए, मतलब पाकिस्तान बन चुका था, आज़ादी मिल गई थी और आप उसके बाद निकले वहाँ से। ठीक है। फिर अटारी स्टेशन से फिर हम काफ़ी टाइम गाड़ी खड़ी रही। चलने के बाद फिर हम वहाँ से आए जालंधर। अच्छा। जालंधर के पास है कपूरथला जी। हमारे वहाँ मामा जी रहते थे। फिर वहाँ उतरे, फिर वहाँ उतर के फिर जैसे जैसे उनके पास पहुँचे, तकरीबन 2-2.5 महीने वहाँ पर रहे। तब उसके पीछे हमारे फादर साहब को मुरादाबाद में जॉब मिल गई। अच्छा। फिर वहाँ से हम मुरादाबाद के लिए कूच कर गए। ठीक है। वो तकरीबन 10-11 महीने साल रहे वहाँ पे, तो वो काम ख़त्म हो गया। सर तो ये अनडिवाइडेड इंडिया से हिंदुस्तान तक पहुंचना और फिर यहाँ पर आकर फिर एक जद्दोजहद शुरू करना, नौकरी ढूंढी आपके फादर ने जहाँ भी जॉब के लिए गए। सर इस पूरे ड्यूरेशन में कहीं पर सरकारी मदद या कोई कॉम्पनसेशन या कोई लैंड या कोई घर कुछ मिला आपको? नो मैडम, कुछ भी नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं पूछा? अभी तक नहीं मिला। नहीं सर, उस वक्त भी कुछ भी, मतलब इतने विस्थापित आ रहे हैं, इतना लोग उतर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं मिला, ना किसी ने पूछा। तो वो तो जॉब जो मिली थी वो हमारा कोई रिलेटिव था, उसने हम वहाँ ने कोई कांटेक्ट लिया था। अच्छा। तो उसने बुलाया था अपने मेरे पास कोई रीजनेबल आदमी नहीं है तो आप आ जाओ, तो चले गए। फिर उसके बाद हमें फादर साहब को ग्वालियर में बैंक में जॉब मिल गई। अच्छा, तो फिर मुरादाबाद से फिर ग्वालियर को टेम्परेरी जॉब होती है, 11 महीने की होती है। अच्छा। तो 11 महीने तक बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर हमारे मामा जी ने वहाँ अपने मालिक से बात की, कपूरथला वालों ने, भी मेरे ऐसे बर्तन है, वैसे है, वो काफ़ी नॉलेज रखते हैं और काफ़ी इनके एक्टिव भी हैं, तो हमें वहाँ से कपूरथला को बुलाया। सर यहाँ थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी। हाँ जी। थोड़ा सा आपको लगता है कभी ऐसा सोचकर कि ये विभाजन क्यों हुआ, या इसमें राष्ट्रीय दलों का क्या हाथ था, या विभाजन रोका जा सकता था? कुछ ऐसा कभी आप सोचते हैं सर? देखो, ये सोचना ये है कि सबसे ज़्यादा तो है ये जो शरारती तत्व थे ना, वो अपने ही सब कुछ कर रहे थे। बाकी इनके साथ आगे अफसर वगैरह भी जो होंगे ज्वाइंट, मैं नहीं कह सकता, लेकिन काम सारा करने का, आगजनी करना, लूटपाट करनी, मारना, कत्ल करना, ये सब उन्हीं का काम था, जो कि आँखों से देखा। तो इसका मतलब सर कोई ऐसी स्थिति तो है कि हम पार्टीशन को अवॉइड कर सकते थे, ये रुक सकता था? अवॉइड करने वाला कोई चांस ही नहीं था।
वैसे हालत स्थिति हो चुकी थी, अवॉइड तो हो ही नहीं सर सकता। तो इसके लिए आप को लगता है कोई जिम्मेदार है? ब्रिटिश रूल है या हिंदू कम्युनिटी है या और कम्युनिटीज़ हैं? ये तो कोई गवर्नमेंट की अपनी है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। पर सर ये सोच के तो आपको लगता होगा कि जो कुछ आप वहाँ छोड़ आए थे उसके लिए तो कभी दुख होता ही होगा, जो बंद मैं तो करके रखा है। मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि अगर मेरे को यहाँ का अभी कोटली जाबत के बहुत नक्शा बदल गया हो, जो मेरा गांव था हाँ। कोटली जाबत, अगर मेरे को वहाँ कोटली जाबत पहुँचा दिया जाए या अपने खेतों में पहुँचा दिया है तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, आपको बता दूँगा ये मेरा घर था, ये हमारा ये डेरा था, ये हमारा स्कूल था, ये हमारा यानी कि ये चीज़ें हर चीज़ मेरे को अभी तक याद है। फिर आगे सर फिर ग्वालियर में ग्वालियर से आपका- फिर यहाँ कपूरथला आ गए। अच्छा फिर वापस। कपूरथला में आ गए तो मालिक ने इनकार कर दिया, अभी अब मेरे पास जॉब नहीं है, अब कुछ। तो मामा ने कहा अब देखो बात यह है, अब तो मैं बुला चुका हूँ उसमें, तब उन्होंने 30 रुपये महीना पे इनको जॉब दी थी। सर 30 रुपए महीना की जॉब 1913 और में। उससे पहले अपनी जान बचाने के लिए आपने 100 रुपए दिए। जी, मजबूरी था, जी मजबूरी का नाम का महात्मा गांधी। सर पता नहीं ये जुमला कहाँ से आया, पर गांधी की बात कही है तो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनका हस्तक्षेप या 1947 की उनकी कोई बात? उनके बारे में मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। और फिर सर आप कहाँ पढ़े आके? वहीं फिर कपूरथला आप में? ये भी बात आप ना ही कराओ मेरे मुंह से, अगर सुनिए तो बताता हूँ। मुरादाबाद थे मेरे पिताजी, मेरे को फिर कहने लगे बेटा पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ना, जब आपको कह दिया नहीं पढ़ना तो फिर आप क्यों मजबूर करते हो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कहते ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ज़िंदगी बाद नहीं करोगे तो। फिर मेरे को एक दिन कहने लगे शाम को चल बेटा आज तेरे को कुछ खिला पिलाया, तैयार हो गए चलो चलते हैं, खाने पीने मिल रहा है और क्या चाहिए। ले गए, जाके पहुँचे वहाँ पे तो एक बुजुर्ग बैठा था एक चारपाई पे, वहाँ जा पे पिताजी भी उसके पास बैठ गए तो मैं भी उस जैसे चार पे बैठ लगा, उसने मेरे एक थप्पड़ कर दिया, अच्छा। चल नीचे बैठ। मैं घबरा गया, ये क्या बात हुई। फादर साहब को उसने कहता आप जाओ, मेरे को कहता मैं जाने लगा, मेरे पकड़ लिया, आप कहाँ जाता है, आप कहीं नहीं जाना, यहीं पे मेरा खाना बनाओ, यहीं पे चौका झाड़ू करो, यहीं सफाई करो, तो यहीं रहो, तो यहीं पढ़ो, जब तक पढ़ाई में ठीक नहीं होता तब तक तो नहीं जाने दूँगा। मेरे को 10 दिन के अंदर उन्होंने एक्सपर्ट कर दिया था हर चीज़ को। अच्छा। 10 दिन में सार की जो भी कहता मैं लफ्ज़ वो बोलते थे, मैं पहले जवाब देता था भाई ये वे पढ़ाई पे वहाँ से थोड़ा कुछ लगन शुरू हुआ। लेकिन अब तक तो मैट्रिक तक, आजकल तो पहले बनाते तिमाही छिमाही और नुमाही इम्तहान थे। अच्छा। मैं तिमाही छिमाही नुमाही में तीनों में फेल होता था हमेशा ही, किसी भी क्लास में था मेरा होता तो सलाने में पास हो जाता था। करते करते मेरे को 10th का जब आ गए तो मेरे को कह लगा तो पढ़ाई तो करता नहीं, कैसे पास होगा। एक न्यूली यंग मैरिड थी, उनके साथ में हमारे फादर साहब की थोड़ी जानकार थी, उनको पूछा भी है भाई इसका क्या है, कहते कोई बात नहीं, मेरे भेजो मैं पढ़ा दूँगा। लेकिन पढ़ाई में फिर नहीं लगता था। मेरे ख्याल 2-3 महीने हुए उसकी शादी हुई से, तो मैं उसको भाभी जी मैं तो पढ़ना नहीं है, अब भाई साहब को कह दो अपना टाइम वेस्ट मत करें, मेरा टाइम वेस्ट मत करें, मैं नहीं पढ़ना। तो मेरे को उसने गोद में बिठा के तो प्यार किया, कहते तू तो मेरा छोटा भाई है, अरे पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, लोगों से बातें सुनेगा, गुलामी करेगा, बच्चे तुम्हारे कहेंगे तुम ये हमारा बाप तो पढ़ा नहीं है तो क्या है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, कहते मैं आपको तरीका बताऊँ। हाँ बताओ। घर से घर छोड़ दो, आप घर के बाहर जाकर पढ़ो, बाहर 1 घंटा शाम को सुबह पढ़ना, 1 घंटा शाम को पढ़ना। तो मैंने कई जगह कोशिश की थी, कमरा कहाँ मिलता था वहाँ, एक कमरा मिला हमें शमशान भूमि में। अच्छा। उसमें जाके हम 3 लड़के थे वहाँ रहे। हम यानी कि 60 मिनट तो नहीं पढ़ते थे, 58 या 59 मिनट तक पढ़ लेते थे भाई, यही 2 टाइम पढ़ते, 1 घंटा सुबह 1 घंटा। जब मेरी
एग्ज़ाम का टाइम आया, मेरा हाल में सबसे नंबर मेरा आ गया। अच्छा। मैं अगर रोया चिल्लाया, मैं तो जो पास होना था अब वो भी नहीं पाऊँगा। तो मेरी भाभी जो बड़ी थी मेरे कहती है, मेरे को ये बता, तेरे को नकल करनी आती है? मैं नहीं। तो फिर क्यों कर रहा? तेरे को खुशी होनी चाहिए, फिर तेरे से कोई पूछेगा नहीं तो आराम से अपना काम करेगा, जो तो याद किया वो लिखेगा। बहुत खूब। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। चले गए। एग्ज़ाम दे के आया तो उसमें रिज़ल्ट पहले गज़ट में आता था। हाँ जी। तो गज़ट में पास करके पता करके आया, मैं पास हो गया। मैं जाके बताया, भाभी मैं पास हो गया। उससे मेरे को बड़ा प्यार किया कुछ तरह। तो मेरे दोस्त ने हमें जाके वो कह दिया कि वो तो फेल हो गया और गाड़ी के नीचे उससे देने जा रहा है, मरने की सोच रहा है। अच्छा। हमारे घर में पहुंच गई, घर वाले ढूंढे मेरे को, मैं भी तो मैं उसके घर पे उसे वो बैठी है उसके पास ही बैठे रो रहा हूँ। उससे मैं रोते तो नींद आ गई। फिर उन्होंने फिर जब तसल्ली की कि मैं पास हूँ, तो वो जो करके आया था वो फेल था, मैं पास था। अच्छा। भाई ऐसे ही कि मेरी ज़िंदगी का है। अच्छा। उसके ये बाद कौन मैं- से साल की बात है सर? ये 1956 की। 56। अच्छा 1957 मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है जी। कहाँ से सर? पंजाब। पंजाब से। जी। और 1963 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, पंजाब हरियाणा फर्स्ट आया था। मैकेनिकल में पंजाब हरियाणा हिमाचल में फर्स्ट आया था। तो ये भी देखिए क्या खूब बात है कि एक अब 8 साल का बच्चा जो स्कूल भी नहीं जाना चाहता था, सिर्फ अपना समय यहाँ वहाँ गवाते थे, वो इंजीनियर बन गए 1958 तक आते आते, 63 तक आते आते। 57 बन गया। 57। बहुत खूब। बहुत खूब। 57 से ही मैं फिर मैं अपनी शॉप कर रहा हूँ, अपने कर रहा हूँ। तो अच्छा। एक हमारे जो मालिक थे वहाँ जिस फैक्ट्री में रहते थे, शिवब्रांड स्कूल वाले, उनकी फैक्ट्री थी लुधियाना में, मिलरगंज में। उनकी फैक्ट्री फेल हो गई थी। अच्छा। तो मेरे को मैं आ रहा था, तो मालिक ने अपने नौकर को आवाज़ दी, चपरासी को खड़ा, कमल राम जी के लड़के को बुलाओ। मेरे फादर का नाम कमल राम था। अच्छा। उनके लड़के को वो आ रहा है, बुलाओ। बुला लिया, आ गया। मैं कहाँ से आया है? मैं जी खेलने गया था, मन नहीं किया, वापस आ गया। बैठ कुर्सी में, मेरी कुर्सी में, आपके बराबर कुर्सी में कैसे बैठ सकता हूँ? अब मैं कह रहा हूँ बैठ जाओ, मैं बैठने के काबिल नहीं हूँ आपके, मैं नहीं बैठ सकता। खैर उसने ज़बरदस्ती मेरे को मालिक ने बिठाया। कहना अच्छा आप क्या करना चाहते हो? मैं कहा मैं मैकेनिकल का काम करना हूँ। कहते मैकेनिकल का काम करना है तो करो, लेकिन तेरे में जोश बहुत है, तो हमारा काम करेगा एक? मैं कहा जी मेरे को ना किसी की जान पहचान, ना मैं कोई जानता करता हूँ, और ना मैं कैसे करूँगा? नहीं कर छोड़ो। उन्होंने मेरे को वहाँ से लुधियाना भेज दिया। मैं कहा मेरे पास तो कुछ कपड़े नहीं हैं। उस वक्त एक सूट होता था, वो धोते थे, रात को पहनते, गरीबी था बहुत थी। मेरे को लुधियाना भेज दिया। लुधियाना में जाकर 3 सूट सिलवा के दे दिए। जाके एक होटल वाले कह रहे वेजिटेरियन को भी, ये देखो प्योर वेजिटेरियन है, इसका नाश्ता वगैरह सुबह का आपने देना है, एक को रात को खाने का दिया। तो वहाँ मेरे को साइकिल एक दिया नया। उनसे पूछा भी क्या बात करें, फैक्ट्री बंद हो गई है। फैक्ट्री बहुत सारा आदमी भाग गए हैं, तो हमारा यानी कि जो मार्केटिंग से पैसा लेना देना बंद हो गया है। सारी डिटेल ली, 2 दिन लगे मेरे को लेते। फिर मैंने उसको, जो वहाँ का फोरमैन था जिसने फैक्ट्री बंद हो थी, उसको मिला के सारे फिर वो फैक्ट्री चालू करवाई। चालू करवा के उसको बस, तो फिर मैंने बस ये मेरी अब तक स्थिति है। सर जो भी ये स्थिति रही है, कई लोगों ने मदद की, कई लोगों ने हाथ बढ़ाया, आपको सपोर्ट किया, एजुकेशन में किया, या वैसे जहाँ से एक दूसरे जगह से एक से जगह जाने के लिए आपको मदद करी। सर आपके मन में ये नहीं आता कि अगर हम वहीं रह रहे होते तो हमें किसी के ऊपर आश्रित ही नहीं रहना पड़ता? पाकिस्तान, वहाँ की हालात देख के अभी जब ये हालत हो रही है, दिन को लूटमार हुई है, दिन को कत्ल हो रहे हैं, तो हम कैसे समझ सकते हैं भी हम सेफ हैं? नहीं सर, जैसे अगर ये सब राजनीतिक परिवर्तन ही नहीं हुआ होता, हाँ, देश ही ना बटा हाँ, फिर होता, तो हम तो ठीक थे। हाँ, फिर तो आप बहुत अच्छी फिर तो बहुत अच्छा, जीवन जी हमारी रहे काफ़ी थे। ज़मीन थी, बहुत अच्छी ज़मीन थी, सब कुछ था, मतलब मकान बहुत बड़ा था। सर आप कुछ कहना चाहते हैं कि सरकार को क्या मदद करनी चाहिए थी, या कुछ भी आपको ऐसा लगता है?
कुछ हम कैसे कर सकते हैं, किसी को कह भी नहीं सकते, कहेंगे तो क्या करेंगे। हम कहते हैं ये हमारा मुकद्दर था। अभी तक मेरे को कहीं थे कोई है नहीं। मैंने अभी 2 साल पहले ही अपनी दुकान बंद की है, उसको बेच के सारा जो था ना बच्चों में बांट दिया। तो आप दिल्ली कब आए सर? मैं 98 में, अच्छा। नवंबर 98 में, जी जी। 28 नवंबर को आया था। तो तब तक आप वहाँ काम करते रहे? हाँ, मैं इलेक्ट्रिक का काम करता था, मेरी शॉप थी। ठीक है। और मैं पूरा परिवार फिर आपके साथ 98 में दिल्ली आया? मैंने अपने हाथ से अपने भाई बहनों की 6 हम भाई बहन थे कि हमारे ताई की लड़की थी, 5 हम थे। ये अपने हाथों से शादी की, मैंने अपने हाथों से शादी की है, और 3 मेरे बच्चे थे। सर शायद उस समय के लोगों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो पूरे परिवार को जोड़ के रखते थे और किसी में कहीं द्वेष भावना नहीं आने देते थे। मतलब चाहे वो चाचा के हों, ताऊ के हों, सब पर भाई बहन सब एक बराबर ही माने जाते थे। रिश्तों को बहुत प्यार से निभाया जाता था। तो 98 से सर फिर आप अपनी फैमिली के साथ सीधा यहाँ विकासपुरी में ही रह रहे हैं दिल्ली में? हाँ, मैंने बच्चों को ऐसा बेटे की शादी की थी जी। तो शादी करने के बाद उनका जब बच्चा हुआ तो वो हमने वहीं रखा था। अच्छा। बेटी थी जिसकी अब मेरी पोती इनके अभी शादी की है, 1 महीना हुआ है। अच्छा। तो वो मेरे पास रही तो उनके दोबारा दूसरा बच्चा हुआ तो इन्होंने उसको अपने ससुराल में दे दिया लड़के ने। लड़का वो मार होना शुरू हो गया रहता था। तो बेटी भी हमारे पास रहती थी। फिर हमारी वाइफ मेरी कई बार आती थी, महीना 2-2 महीने का आ जाती। मेरी पोती जो है, हमारा इसका इतना प्यार हो गया था कि अगर 2 दिन हमारे से जुदा हो जाए ना तो इतनी बीमार हो जाती थी, वो खाना पीना छोड़ देती थी। और वाइफ को मैंने तो भेजना था, भेज देता यहाँ पे, चलो लगाओ, कभी 2 महीने, कभी 1 महीना, कभी 3 महीने। बेटे ने कहा ये तो बात हम बार बार गलत है, अब आप ही हमारे पास चलो। मैं कहा मेरा इतना काम सेट हुआ है, मेरे को लोग साथ से जानते हैं, जगह जगह मेरी ये पहचान है। तो मैं चलो बेटियों को कह के मेरी बेटियों को कह के तो मेरे को 98 में यहाँ आना पड़ा। अदरवाइज मैं अगर वहाँ था, मेरा मकान भी बहुत अच्छा था, फ्लैट अच्छा था, मकान था, दुकान थी, हर चीज़ थी, कंट्रैक्टरशिप ए ग्रेड में था, सुपरवाइज़र ए ग्रेड में था, हर चीज़ मेरी यानी कि अच्छी मेरी क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरी नहीं है, लेकिन मेरी टेक्निकल क्वालिफिकेशन काफ़ी। तो आप पढ़ने के साथ साथ गढ़े हुए भी हैं, ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखा है। 1957 में हमारे प्रिंसिपल थे, लुधियाना की बात है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। उनको एक कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया, उसके लिए उन्हें बहुत भाग दौड़ की, नहीं बन पाया जी। तो उन्होंने मैकेनिकल लाइन वालों को, हमारे इंस्ट्रक्टर को बुलाया, मदन मोहन शर्मा नाम था हमारे इंस्ट्रक्टर का। तो उन्होंने पूछा भी कोई इस इंस्ट्रूमेंट को कोई चालू करा सकता है तो करवाओ, किस कहीं से कितने पैसे हैं आपको देने को तैयार है। तो इंस्ट्रक्टर ने मेरे को क्लास से बुलाया, कहने मिस्टर सतपाल, ये प्रिंसिपल का ये काम है, ये करना है। मेरी प्रिंसिपल से थोड़ी एंटी थी क्योंकि हमारे स्टाइफन नहीं मिल रहा था, 30 महीना स्टाइफन एक्सेप्ट होता मेरा, वो नहीं मिल रहा था। मैंने कहीं मैं नहीं करूँगा, 2-3 बार बोला मैंने कहा। वो कहता जी तो प्रिंसिपल की को मना कर देगा, अलग से बात, मेरे को मना करेगा। मैं कहा आपको नहीं मना कर सकता, अभी करो। मैं कहा जी एक तो शर्त यह है कि आप लोग वहाँ बैठ जाओ, मेरे पास कोई ना बैठे। मैं अपने इंस्ट्रूमेंट ले आया करके, उसको करके एक जो था वो चालू करा दिया। चालू करने के बाद उन्होंने कहा भाई, प्रिंसिपल बड़ा खुश हो गया, कहता जी उसने 1957 की बात है, तब उसने 100 रुपये निकाल कर मेरे को दिया। मैं नहीं ले सकता, मैं तो अपने इंस्ट्रक्टर की वजह से कर रहा हूँ, ये है हम जिंदगी की बात। सर आप जब अपने जीवन को वापस मुड़कर देखते हैं, अपने जीवन से तसल्ली है, सुकून है? ठीक है, जो मिल रहा है मिल रहा है। ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, 2,500 रुपये महीना मेरे को, बस और कोई नहीं। और सर आपने ये सब बातें जो पार्टीशन से रिलेटेड थी, या आप उधर से इधर आए, तो ये कभी आपने अपने परिवार बच्चों के साथ साझा की हैं? बिल्कुल किया जी, उनको सब समझाया।
ये ऐसे ऐसे बात हुई सर। बल्कि मेरे बच्चे कई बार बहू बैठे कि पापा ये अपनी हिस्ट्री सुनाओ ना, अच्छा। बैठ के सुनेगी, खुश होएगी, देखो हमें कुछ नॉलेज मिल रही है। सर, आज मुड़कर पार्टीशन को देखना हो तो क्या कहेंगे? आज तो खैर कई साल बीत गए, लेकिन ऐसा लगता है कि कई बारी हमारे अपनी यादों से, अपने जीवन से आज भी हमारी कई आज की सच्चाई भी कहीं ना कहीं 1947 से साथ जाके जुड़ जाती है। कुछ कहना चाहेंगे सर उसके पार्टीशन बारे के में क्या बारे में? कहना, अब तो दिमाग से निकाल दिया उस बातों को। अब ये पता है कि कई बार सोचा था कि अपने कराची का जगह, कराची में जा रहे हैं, जी। ये शायद आपने सिंधी हलवाई सुना होगा, हाँ जी। उसकी दुकान के सामने ही हमारा घर था। अच्छा। जाके उसके पास खड़े होते थे तो कहता था हाँ भाई कैसे आए, बस खड़े रहना, उसने हलवे का टुकड़ा निकाल कर देना। वो प्राची हलवा तो ऐसा है तो जितने मर्जी खाओ तो ख़त्म नहीं होता, 2 घंटे हमारे निकल जाते थे। वो ठीक है, तो बहुत खूबसूरत दिन थे, जिंदगी यादों में बसे हैं। हाँ। अब भी मेरे को इनकलाब वालों की मेहरबानी, मेरे पे विश्वास करते हैं, मैं भी अपना दायित्व निभाता हूँ। जो भी काम दें मैं पूरी अपनी जिम्मेदारी से करता हूँ। ये नहीं समझ कि अभी क्लब का है, ये सब तो हमारे भाइयों का है, उस वजह से साफ करता हूँ। नहीं सर, चाहे वो परिवार में हो चाहे समाज में हो, अगर बड़ों की छत्र छाया बनी रहती है तो एक आशीर्वाद रहता है सबके जीवन पर। और आप जैसे तो व्यक्तियों से जो अपनी ज़िंदगी को जुझारू रूप से जिया है, हर तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, तो वो तो सबके लिए एक एग्जाम्पल की तरह होते हैं कि कैसे सीखा जा सकता है। क्योंकि सर शायद माना जाता है कि आज का दौर बहुत बहुत ज़्यादा सिर्फ मटेरियलिस्टिक हो गया है, सिर्फ एक पैसे की दौड़ बनी हुई है, जी जी। ज़मीन से जुड़े हुए लोग कम हैं। तो आज के बच्चों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर, आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए? सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगा, सच्चाई पे सब कुछ है। अगर इंसान में सच्चाई है तो सब कुछ है। अगर सच्चाई नहीं है, करना लूट मार या हेरा फेरी करनी है, वो किसी काम की नहीं है। जो सच्चाई का पैसा है वो आपके लिए अपनी कमाई है। जो दूसरा पैसा है तो उस पर आपका मोह ज़रूर है, लेकिन उस पर आपका। सर, हम आभारी हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ साक्षात्कार कर सकें, आपसे जान सकें, आपकी थोड़ी कहानी सुन सकें कि कैसे रहा आपका जीवन और कैसे उतार चढ़ावों के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये हमारी बातचीत थी आज सतपाल अरोड़ा जी के साथ। दिल्ली के विकासपुरी क्षेत्र में ये 1998 से रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव सहे हैं, पर अब शायद उनसे समझौता हो गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर सर प्रोफेसर योगेश सिंह ने ये एक इनिशिएटिव लिया कि हम सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ को शुरू कर सकें। और यही एक हमें मौका मिला कि हम इन सभी विभाजन विस्थापितों से मिल पाएँ, इनकी आप बीती सुन पाएँ, और इनके अंदर सिर्फ 2 चीज़, 2 गुण हमें बहुत लोगों में पाए, एक सच्चाई और एक मेहनत। इससे इन्होंने अपने जीवन को संवारा है। हम आभारी हैं प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह के भी, हमारे सेंटर के चेयरपर्सन हैं, जिनके सहयोग से हम ये कार्य करते रहते हैं। मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी का भी, जो निरंतर कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं और हमारे को नए रास्ते की तरफ ले जाते रहते हैं। इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी गुरजीत मान उपस्थित हैं कैमरा पे। अब हम आपसे आज के लिए विदा लेते हैं, दोबारा फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।